हेलो स्टूडेंट्स, मैं राय सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। ये आज का हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एप्लीकेशन का चौथा वीडियो है इस सीरीज़ का, नेवर से नेवर सीरीज़, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप बढ़िया प्रिपेयर कर सकें, जहां हम स्पॉटिंग एरर विथ रूल्स सीख रहे हैं। और आज का ये जो सेट है ये SBI PO 2018, IBPS PO 2017 और RRB PO 2018 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से लिया गया है। बहुत ही सारे के सारे बहुत ही शानदार सवाल हैं और आपको करने में बड़ा मज़ा आ जाएगा। जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले भी इस वीडियो की 3 सीरीज़ आ चुकी है, आप वो ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में काफ़ी आसानी होगी। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। इन पैरेलल द बिल्डिंग अप ऑफ अ डिफेंस बेस शुड गैदर ग्रेट मोमेंटम देन द स्नेल स्पेस इट हैज़ नाउ। इस क्वेश्चन में हमें स्पॉटिंग एरर करना है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। आप एक बार कोशिश करें, देखें यहाँ पे एरर कहाँ पे है, एक बार ट्राई करें, कमेंट करके बताएं। ओके, इन पैरेलल द बिल्डिंग ऑफ अ डिफेंस बेस शुड गैदर ग्रेट मोमेंटम देन द स्नेल स्पेस इट हैज़ नाउ। एग्ज़ाम में हम इसे कैसे करेंगे, हमें तो पता नहीं है किस पार्ट में एरर है। अगर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पढ़ाई ठीक से की है, जो कि मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, तो आप कुछ हिंट्स और क्लू वर्ड्स को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे देन को। आप जानते हैं देन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जी हाँ, देन का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, जो कि एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये हमारा क्लू वर्ड है, अगर हम देन का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने कंपेयर कर रखा है। हमने कहाँ कंपेयर कर रखा है? देखिए, इन पैरेलल द बिल्डिंग अप ऑफ अ डिफेंस बेस शुड गैदर ग्रेट मोमेंटम। देखिए यहाँ पे ग्रेट मोमेंटम हमारा नाउन है, ओके, और ग्रेट इसे मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब ग्रेट क्या है? ग्रेट हुआ हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? अगर ये एडजेक्टिव है और हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं किससे? द स्नेल स्पेस इट हैज़ नाउ। द स्नेल स्पेस इट हैज़ नाउ, उसको कंपेयर कर रहे हैं, शुड गैदर ग्रेट मोमेंटम। तो अगर हम देन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ ग्रेट नहीं, ग्रेट हमारा कौन सा डिग्री है? ग्रेट एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है, और देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेटर। जी हाँ, हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा ग्रेटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिटी plays itself out when presenting sharp contrasts in the choices that the privileged and economically independent have compared to those that are not। मैंने कहा अगर आपको एरर नहीं पता है, और जैसा कि ये एक तरह का काफ़ी बोरिंग सा सेंटेंस, काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड सेंटेंस दे देता है, जो स्टूडेंट को काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं इस तरह के सेंटेंस, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। फिर भी ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, बड़े आराम से करेंगे। पहले देखें, कंपेयर्ड के साथ टू लगता है, ये बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रास्ट इन है, सही है, शार्प कॉन्ट्रास्ट हम यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट है हमारा द इकोनॉमिक्स, ओके, किसका? ऑफ द सिटी। ठीक है, आपको पता है इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है और इसकी स्पेलिंग जो है उसमें एस होती है। ये प्लूरल नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये हमारा सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमें पूरे सेंटेंस में इस फ्लो को मेंटेन करना होगा। तो देखते हैं, ओके, इन द चॉइसेस दैट द प्रिविलेज एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैव कंपेयर टू दोज, यानी ये जो पहला वाला जो हमारा फ्रेज है,
द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिटी प्लेज इट सेल्फ आउट। अब बीच में हमने कुछ बोला है, उसके बाद कंपेयर किया गया है इस पार्ट से, इसी चीज़ को, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिटीज़ को, दोज दैट आर नॉट। तो अगर हमने सेंटेंस के ए पार्ट में अगर हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को मेंटेन कर रखा है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इस फ्लो को हम इसको जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमें यहाँ भी इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे आर लगाया गया है जो बिल्कुल गलत है। और अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ पे दोज है और दैट का इस्तेमाल दोज के लिए हुआ है, प्लूरल है तो हमें वर्ब चाहिए प्लूरल, और नेगेटिव में ये क्या होगा, डू नॉट। सो आर नॉट यहाँ पे दिया हुआ है, आर का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पे डू नॉट होगा। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते, हम यहाँ पे यूज़ करते डज नॉट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट हैज़ हेल्प्ड दीज सेंटेंस डेवलप so rapidly is the development of social infrastructure like schooling, healthcare, housing and urban transport tandemly। सबसे पहले तो हमको बता दें, यहाँ पे आपको एक ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी नया सा वर्ड है ये tandemly। tandemly एक्चुअली जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू थिंग्स यूज्ड or happen at the same time। दो घटनाएं जिन्हें एक साथ यूज़ करते हैं या एक साथ पेयर में लेके चलते हैं, घटना घटती है एक साथ। सो देखते हैं यहाँ पे क्या एरर है, क्या आपको कोई एरर मिला अभी तक। ओके, व्हाट हैज़ हेल्प, ठीक है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट व्हाट के बाद तो सिंगुलर ही आएगा। दिस सेंटेंस डेवलप, ओके फाइन। सो रैपिडली वो क्या है, इज़ द डेवलपमेंट ऑफ किसका, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए डेवलपमेंट ऑफ व्हाट हैज़ हेल्प दीज सेंटेंस डेवलप सो रैपिडली इज़ द डेवलपमेंट ऑफ किसका, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूलिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट टेंडेमली। यानी ये कहना ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ चल रही हैं, है ना, सारी चीज़ें आपस में एक साथ हैपन हो रही हैं। Two or more things happening at the same time or used at the same time like social infrastructure like schooling and healthcare, housing and urban transport, they all have been used at the same time। So अगर ऐसा है तो यहाँ पे tandemly का इस्तेमाल गलत है। जी हाँ, जब आप ऐसी एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं जहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं कि दो या दो से अधिक चीज़ें आपस में एक साथ घटित हो रही हैं या आपस में एक हैपन हो रही हैं, तब आप टेंडेमली नहीं, यहाँ पे एडवर्ब को इस्तेमाल किया गया जो गलत है। यहाँ आपको प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जो वर्ड आपको इस्तेमाल करना है वो होगा इन टेंडेम। जी हाँ, आपका सही एक्सप्रेशन होगा ट्रांसपोर्ट इन टेंडेम। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। अगला सवाल है साउथ एशियन रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी कि जो साउथ एशियन के धार्मिक जो परंपराएं हैं और साउथ एशिया की परंपराएं हैं ना, सो हैव लॉन्ग अट्रैक्टेड एडमायरर्स फ्रॉम द वेस्ट बट नन हैव बीन फ्लैम्बॉयंट एज मैक्सिमियम पोटास। तो सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, हमें यहाँ पे एरर ढूंढना है। आप कोशिश करें एक बार, आप अगर आपको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता होता, हम तभी तो ढूंढते हैं ना, हम हिंट्स वर्ड की ओर देखेंगे कि यहाँ पे हमारा हिंट वर्ड कौन सा है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है स्टूडेंट्स, ये तो है, और अगर है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, ये सही है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हम चीज़ों को देखते चलेंगे, है ना, कहाँ से, फ्रॉम द वेस्ट बट नन, लेकिन किसी ने भी नहीं, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें से कोई भी काम नहीं आ रहा है तो हम नन का इस्तेमाल करेंगे। नाइदर नॉर का इस्तेमाल दो के लिए होता है, नेगेटिव सेंस में आइदर और का इस्तेमाल दो के लिए होता है, पॉजिटिव सेंस में अल्टरनेटिव बात करने के लिए। ओके, नन, तो नन का मतलब दो से ज़्यादा, अगर दो से ज़्यादा है तो हम जो वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल यूज़ करेंगे, तो हमारा ये भी ठीक है। हैव बीन, काफ़ी लंबे समय से ये बातें चलती आ रही हैं, तो क्या है, फ्लैम्बॉयंट है, किसकी तरह, एज मैक्सिमियम पोटास, यानी कि हम फ्लैम्बॉयंट के पहले जो चीज़ें हैं उसे हम मैक्सिमियम पोटास के साथ हम एक तरह से उसे रख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है जो कि एज से पता चलता है। तो जब हम, और ये फ्लैम्बॉयंट जो है ये एडजेक्टिव है, जी हाँ ये एडजेक्टिव है, और जब इसे हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ कभी भी ये पॉजिटिव डिग्री
हमेशा एज और एज के बीच में इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ मिस्टेक क्या था, डी पार्ट में मिस्टेक था, हमें बोलना चाहिए था हैव बीन एज फ्लैम्बॉयंट एज मैक्सिमियानी पोर्टास। जी हाँ, एज या सो, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, देन एज। याद रखिए एज या सो एज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बीच में हम बेस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है विदाउट मोर और मोस्ट का। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु मीट ऑन एन एनुअल बेसिस टू डिस्कस the technical and policy issues pertaining with the program and suggest introduction of newer vaccines based on the available disease burden data। सो देखिए काफ़ी फैक्चुअल बेस ये सेंटेंस है और ये SBI में आया हुआ क्वेश्चन है, PO पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे। आप देखें और ज़रा कोशिश करें, बताएं कि यहाँ पे क्या एरर है, बताइए। सब्जेक्ट हमारा कौन है, द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, किस पे, ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। इज़ अ ग्रुप ऑफ कौन है, एक्सपर्ट्स हैं, हु, यानी कि द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु मीट, क्योंकि प्लूरल है तो हमारा हु का मतलब हो गया एक्सपर्ट्स, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, इसमें एस नहीं है मीट में, यानी कि प्लूरल है। ऑन एनुअल बेसिस टू डिस्कस, आपको पता है डिस्कस के साथ किसी भी तरह के प्रीपोजिशन को हम इस्तेमाल नहीं करते और यहाँ इस्तेमाल नहीं भी किया गया, यानी कि सही है, मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। द टेक्निकल एंड पॉलिसी इश्यूज पर्टेनिंग विथ, यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक है, दिस इज द केस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखिए स्टूडेंट्स, पर्टेनिंग वर्ड के साथ, यानी कि जो बेस वर्ड है वो है पर्टेन, पर्टेन वर्ड के साथ हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर्टेन वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है वो कौन होता है, टू होता है। सो पर्टेन यानी पर्टेनिंग टू द प्रोग्राम एंड सजेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन आप जब किसी का परिचय करवाते हैं तो ऑफ लगाते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर वैक्सीन्स, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन चाहिए, बेस्ड ऑन द अवेलेबल डिजीज बर्डन डेटा। सो हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। According to a report quoting investigators, the shooter called the emergency helpline number 911 and pledged allegiance to Islamic State chief Abu Bakr al-Baghdadi before starting a carnage। ओके, सो यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है। ओके, तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, यहाँ तक सही है, जिसमें कोट किया गया है इन्वेस्टिगेटर्स को। द शूटर जो है उसने क्या किया था, कॉल द इमरजेंसी नंबर, सो पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, बिल्कुल सही है 911 में। एंड प्लेज्ड, सो यहाँ देखिए यहाँ पे PGS को मेंटेन किया गया है, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, कॉल्ड, प्लेज्ड। एलिजियंस के साथ हम प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करेक्ट है। किसके प्रति वफादार है, टू इस्लामिक स्टेट चीफ अबू बकर अल बगदादी, तो ये तो किसी का नाम है, यहाँ तो कुछ एरर होने का सवाल ही नहीं होता है। बिफोर स्टार्टिंग अ कार्नेज, क्या एरर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है, रिपोर्ट में हम किसी कार्नेज की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस में जिन चीज़ों को हम मेंशन करते हैं, द थिंग्स विच हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन अ सेंटेंस और the things which are under discussion in one or other way must preceded by a definite article that is the, यानी हम यहाँ रिपोर्ट में जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग द कार्नेज, नॉट स्टार्टिंग अ कार्नेज। अगर आप अ कार्नेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये कोई भी कार्नेज है, इनडेफिनिट है, पता नहीं किस कार्नेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेटर को कोट किया, अपने इमरजेंसी नंबर में अपने फ़ोन किया, आपने अपना एलिजियंस प्लेज किया कि हम ऐसा करते हैं विध्वंस या मारकाट शुरू करने से पहले, तो उसी को तो रिपोर्ट ने बताया गया है ना। सो दिस थिंग्स दैट द कार्नेज इज अंडर डिस्कशन, दिस थिंग्स इज अंडर डिस्कशन। सो ये चीज़ें ऑलरेडी रिपोर्ट में मेंशन कर दी गई है, या अंडर डिस्कशन है, तो यहाँ पे आर्टिकल हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस्टर मोदी, सिंगुलर है, वाज, ठीक है, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इन मैक्सिको ऑन द लास्ट लेग ऑफ हिज 5 नेशंस टूर एंड हिज विजिट्स टू बोथ मैक्सिको एंड स्विट्जरलैंड। ओके, 2 कंट्री को एंड से ज्वाइन किया गया, सही है। विच ऑल्सो अनाउंस्ड इट्स सपोर्ट
वेयर एम्ड में एट का इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन। गार्नरिंग बैकिंग फॉर एंटी टू एनर्जी गिवन दैट, मतलब मीन्स प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन है। बोथ कंट्रीज, बोथ है तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। बोथ कंट्रीज और प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। हैव हेल्ड, ओके, थर्ड फॉर्म। स्ट्रॉन्ग पोजिशंस ऑन नॉन प्रोलिफरेशन इन द पास्ट। स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहाँ मिस्टेक है इसमें आप देखें, ज़रा बताएं, कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक है उसे हम लोग कहते हैं नाउन फ्रेज। जी हाँ, आप यहाँ देखें 5 नेशंस टूर, ठीक है, 5 नेशंस टूर। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि 3 ईयर, नॉट 3 ईयर्स, 3 ईयर डिग्री कोर्स, यानी कि 3 साल की डिग्री कोर्स है, 2 ईयर का कोर्स है ना। 5 नेशन थ्योरी है। जब इस तरह के नाउन फ्रेज का हम इस्तेमाल करते हैं बीच में हाइफन देके, तो जो हमारा नाउन होता है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ पे एस का इस्तेमाल अननेसेसरीली किया गया है। हमारा सही आंसर होगा 5 नेशन टूर, जैसे कि 3 ईयर डिग्री कोर्स है ना। तो उसी तर्ज पे हमें जो नाउन फ्रेज यूज़ करना हाइफन के साथ, जब न्यूमरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे नाउन के पहले, तो यहाँ पे हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल सेंस में नहीं होगा। आई होप दिस क्लियर टू यू। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज ही इज़ इल नेचर। स्टूडेंट्स ट्राई करें इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन या कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा भी याद हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप एक बार ट्राई करें खुद से इसको, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज ही इज़ इन नेचर। 2-3 बार पढ़ते ही, कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि अगर आप उसे 2-3 बार लगातार पढ़ते जाएं एक फ्लो में बिना रुके, तो वो आपको आंसर दे देता है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। दो आई हैड बीन हिज फ्रेंड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आई रिफ्यूज टू हेल्प हिम बिकॉज ही इज़ इल नेचर। बिकॉज ही इज़ इल नेचर, क्या नहीं लगता आपको यहाँ गलत है? बिकॉज के साथ जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ होता है वो होता है ऑफ। जी हाँ, यहाँ पे ऑफ मिसिंग है। बिकॉज ऑफ हिज इल नेचर, बिकॉज ऑफ योर इल नेचर नोबडी वांट्स टू एक्कम्पनी यू, है ना। तुम्हारे गलत व्यवहार के चलते कोई भी तुम्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता है। बिकॉज ऑफ समथिंग, है ना, कारण, रीज़न को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। आई होप द मैटर इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए आगे देखते हैं। द गैप between, so between here is a preposition, between interest rates on 5-year government bonds and on corporate bonds of the same maturity have widened। कोशिश करें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। IBPS PO के एग्जाम्स में 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ट्राई करें। द गैप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स ऑन 5-year गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स द सेम मैच्योरिटी हैव वाइडेंड। सी, अगर आपने मेरा पिछला 3 वीडियो अगर देखा है तो वहाँ मैंने कई बार आपको ये कहा है कि ट्राई टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। देखिए, द गैप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स, यहाँ से अगर आप यहाँ तक पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर अगर आप ध्यान दें तो आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो कौन है? द गैप। बिटवीन प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है, हमें क्या मतलब है, पर हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट जो है जिसे भर्व फॉलो करेगा, अगर ये सिंगुलर है तो भर्व सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो भर्व भी प्लूरल होगा। ये हमारा क्या है? सिंगुलर है कि नहीं? और अगर ये सिंगुलर है तो हमारा भर्व भी क्या होगा? जी हाँ, हमारा भर्व भी सिंगुलर होगा, लेकिन हमने यहाँ भर्व क्या यूज़ कर रखा है? हैव। हमारा भर्व सिंगुलर होगा, यहाँ क्या होगा? हैज़। सो हमारा सही जवाब क्या होगा? हैज़। डी पार्ट में एरर था। That boy possessed 3 beautiful pens, but he would not show them to anyone। उस लड़के के पास 3 सुंदर कलम हैं, लेकिन वो इसे किसी को नहीं दिखाएगा। ये क्या है? ये एक जनरल इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है या एक फैक्ट को नरेट किया जा रहा है। और जब भी हम ऐसा करते हैं
इसे हम किस टेंस में लिखते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जी हाँ, जहाँ भर्व के साथ फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस और ई एस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? दैट बॉय। और ये क्या है? ये थर्ड पर्सन भी है और ये क्या है? ये सिंगुलर सेंस में भी है। अगर है तो हमारा भर्व क्या होगा? सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ हमारा भर्व सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में है, इसके साथ ई एस लगाने की ज़रूरत है। तो हमारा जो भर्व होगा वो क्या होगा? POSSESSES, यानी कि पोजेसेस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को मैंने और भी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया है, नए स्टूडेंट्स को भी यहाँ समझ में ज़रूर आया होगा कि ये कैसे हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई वुड ऑलवेज चेरिस्ड द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर एसोसिएशन। ये IBPS में आया हुआ क्वेश्चन है, मेमोरी बेस पे 2017 पे PO के एग्ज़ाम में आया था। सो कोशिश करें स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर देने का। कुछ सेकंड्स में आपको दे रहा हूँ, अब ट्राई करें एक बार। आई वुड ऑलवेज चेरिश द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर एसोसिएशन। जब भी आपको समझ में ना आए तो कोशिश करें कि जो क्लू वर्ड्स हैं, जिनका ग्रामर से सीधा लेन देन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है, टेंस कौन है, नरेशन कौन है, भर्व कौन है, या वॉइस है, वॉइस चेंज है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए फॉन्ट है, आपको पता है फॉन्ट के साथ हम ऑफ लगाते हैं, तो भैया चलो यहाँ तो कोई मिस्टेक है नहीं, ये तो है नहीं। ओके, एसोसिएशन हमारा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए हमें, आवर, वी से बनता है आवर, सही है। आवर के साथ हमें नाउन चाहिए, लेकिन अगर आवर्स लिखा हो तो इसके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आवर एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो क्या गलती है? उसके बाद वुड जो विल का पास्ट टेंस है ना, विल के साथ हम भर्व की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और वुड के साथ भी भर्व की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और देखिए जैसे ही आप इन चीज़ों को बोलते हैं मन में, आपको आपका आंसर मिल जाता है। देखिए जब आप वुड, शुड, कुड, माइट इस तरह के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी पास्ट टेंस में है ना, विल का पास्ट टेंस वुड, शैल का पास्ट टेंस शुड, है ना, कैन का पास्ट टेंस कुड, मेक का पास्ट टेंस माइट, जब यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद जो मेन वर्ब आती है ना सेंटेंस में, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है ना। तो यहाँ तो ईडी गलत है ना, यहाँ चेरिश का इस्तेमाल होगा, चेरिश्ड का नहीं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, वी ऑल रिमेंबर टेल्स ऑफ how our grandparents' generation crossed rivers, walked long distances, and braved unsafe paths to reach schools. Sadly, a disconcertingly large number of children of this generation also faces the same grim reality. बहुत ही शानदार सवाल है ये, और ये आपके ग्रामेटिकल नॉलेज को चेक करता है कि आपका फाउंडेशन, आपका बेसिक, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका बेसिक है वही एडवांस है। बेसिक को ही एडवांस कहते हैं, कितना भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप बड़े से बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, भले ही उसका पैटर्न कितना ही अजीब क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना दिया हो। तो आप बताएं ज़रा यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये SBI PO 2018 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से लिया गया है। जी हाँ, जब भी इस तरह के लंबे सेंटेंस आते हैं ना, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। सबसे पहले आप पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखिए कि फ्लो सारा ठीक है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे शुरू में बोला गया है कि हम सभी को याद है, यानी आज भी याद है, तो हम तो प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे ना। वी के साथ वी प्लूरल है, भर प्लूरल है। टेल्स माने कहानियाँ, टेल्स के बाद ऑफ लगी, क्या की कहानियाँ, कि कैसे हमारे दादाजी के जनरेशन। अब देखिए ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यहाँ पे एस है, यानी कि दादा दादियाँ जो थी बहुत सारी थी। तो याद रखिए ऐसा कोई भी नाउन जिसके साथ ऑलरेडी एस और ES हमने ऑलरेडी ऐड करके उसे प्लूरल बना दिया है, उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी ऐड आपको यूज़ करना है। उसके साथ केवल आपको एपोस्ट्रोफी ऐड यूज़ करना है। जी हाँ, आपको एपोस्ट्रोफी S बिल्कुल यूज़ नहीं करना है विद द नाउन्स एंडिंग विथ S और हिसिंग साउंड, लाइक क्राइस्ट, जीसस, है ना, तो जस्टिस, इस तरह से। या जो नाउन ऑलरेडी S लिया हुआ है प्लूरल बनने के लिए, उसमें आप यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे। तो ये सही है, उनके जनरेशन ने क्रॉस्ड करा है ना। मैंने कि पास्ट की बातें बताई जा रही है, तो ये भर्व की सेकेंड फॉर्म है, वॉक भर्व की सेकेंड फॉर्म है, ब्रेव्ड भर्व की सेकेंड फॉर्म है। यानी पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यहाँ तक तो फॉलो हो रखा है।
ठीक है, टू रीच स्कूल, कहीं जाने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। सैडली, ओके, एडवर्ब है अ डिस्कंसर्टिंगली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ऑफ के बाद हमें नाउन क्या चाहिए, प्लूरल, ऑफ दिस जनरेशन ऑल्सो फेसेस द सेम ग्रीम रियलिटी। ग्रीम बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। सो अब यहाँ देखें, यहाँ पे एक्चुअली हमें जो सीखना है वो ये है द यूज़ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, और दूसरा है दी लार्ज नंबर ऑफ। दोनों में सिर्फ आर्टिकल का ही फर्क है, एक के साथ ए यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज़ किया गया है, एक के साथ दी यानी कि डेफिनिट आर्टिकल को यूज़ किया गया है। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जब आप अ लार्ज नंबर ऑफ या द लार्ज नंबर ऑफ को यूज़ करते हैं, दोनों के साथ, चूंकि ऑफ के बाद मैंने पहले ही बताया है प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा, लेकिन जब वर्ब की बात आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ, उसके बाद नाउन हमारा प्लूरल है, यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ का केस है। जब अ लार्ज नंबर ऑफ लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अ का इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ करेंगे, ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर। जी नहीं, ठीक इसका उल्टा, आपको वर्ब को यूज़ करना है प्लूरल सेंस में, यानी यहाँ आंसर क्या होगा हमारा फेस। लेकिन जब आप द लार्ज नंबर ऑफ यूज़ करेंगे, उसके बाद नाउन तो प्लूरल ही आएगी, नाउन या प्रोनाउन, लेकिन जब आप वर्ब को यूज़ करेंगे तो इस केस में आपको जो वर्ब होगा, जी हाँ, आपको जो वर्ब होगा वो आपको सिंगुलर सेंस में यूज़ करना है। किस सेंस में यूज़ करना है, सिंगुलर सेंस में। यानी यहाँ पे अगर अ लार्ज नंबर ऑफ की जगह अगर द लार्ज नंबर ऑफ होता तब हम लिखते फेसेस, लेकिन नहीं, चूंकि यहाँ अ लार्ज नंबर है, हम वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल सेंस में। ओके, सो फेस प्लूरल है, फेसेस सिंगुलर है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। शी इंसिस्ट्स यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। अंटिल और अनलेस, मैंने कहा हिंट वर्ड को देखिए, अंटिल हो या अनलेस हो, दोनों नेगेटिव वर्ड है। दोनों कौन से वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, और इनके साथ दूसरे नेगेटिव वर्ड, माने इनके साथ जो क्लॉज रहेगा, जैसे कि अंटिल से लेके होम तक ये अंटिल और अनलेस का क्लॉज है, इनके साथ कभी भी दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, और अगर इस्तेमाल हुआ है यानी उस पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, अंटिल हस्बैंड कम्स होम। अभी यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो क्या गलती है, देखिए इंसिस्ट्स। इंसिस्ट एक ऐसा वर्ड है, यानी कि वर्ब है, और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस का इस्तेमाल हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंसिस्ट के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद हम जेरांड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप उन्हें देखें। यहाँ आई बटन मैं आपको दे दूंगा, ऊपर में आप उसे देख सकते हैं। तो शी इंसिस्ट्स ऑन, शी इंसिस्ट्स यू के बाद हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे ऑन, और स्टे हो जाएगा हमारा स्टेइंग। क्या हो जाएगा, स्टेइंग। जी हाँ, शी इंसिस्ट्स यू ऑन स्टेइंग अंटिल हस्बैंड कम्स होम। जी हाँ, इंसिस्ट के साथ ऑन प्रिपोजिशन फॉलो होगा और जेरांड फॉलो होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इट टुक मी ऑलमोस्ट आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, और ये आरआरबी पीओ 2018 की प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आवर, आपको पता है आवर वॉवेल साउंड है ना, ये क्या है, वॉवेल साउंड है, इसके साथ ए नहीं बल्कि एन लगता है, ए का इस्तेमाल यहाँ गलत है। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। जैसे कि ही इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, गलत है, ऑनेस्ट यहाँ पे वॉवेल साउंड है, एच है पर एच साइलेंट है, सो ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, एन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आई आस्क्ड द सेल्समैन इफ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा विथ अनदर वन। सो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आरआरबी पीओ के 2018 से मेमोरी बेस से लिया गया है। सो आई आस्क्ड द सेल्समैन if I could exchange the faulty camera with another one. Okay, so asked यहाँ verb की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, यहाँ भी कैन की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, दोनों तरफ पीजीएस को मेंटेन किया गया है, फ्लो ठीक है। क्या गलती है, ask the salesman if I could exchange the faulty camera with another one। देखिए जब आप another का इस्तेमाल करते हैं ना स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जब आप another, है ना, जब आप यहाँ पे अनदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है,
तो जब आप अनदर का इस्तेमाल करते हैं तो अनदर का क्या मतलब होता है? अदर, दूसरे किसी, जो ये फॉल्टी कैमरा है इसे छोड़ के कोई और, तभी तो हम कहते हैं ना अनदर। और वन भी उसी सेंस में यूज होता है, समथिंग अदर। तो जब हमने अनदर को हमने ऑलरेडी यूज किया है, जो कि सेंस ये दे रहा है कि क्या मैं इस फॉल्टी कैमरा को दूसरे कैमरे से, दूसरे इसको छोड़िए दूसरे कैमरे से एक्सचेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ वन की ज़रूरत नहीं है। द यूज ऑफ वन हेयर विथ अनदर मेक्स द सेंटेंस सुपरफ्लुअस, बिल्कुल अननेसेसरी है, यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं। माई ग्रैंडफादर यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। देखिए क्या मिस्टेक है यहाँ, RVPO का सवाल है। माई ग्रैंडफादर यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। देखिए क्लू वर्ड देखेंगे, माई ग्रैंडफादर सब्जेक्ट है, ठीक है। यूज टू, आपको पता है टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, चलो यहाँ तो ठीक है। और यूज टू का इस्तेमाल कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स? पास्ट हैबिचुअल एक्शन, है ना। पास्ट हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अतीत में जो समय बीत चुका है, हम पास्ट में हमें कुछ करने का हमें हैबिट था, हम कुछ काम करना पसंद करते थे, दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर हैबिचुअल एक्शन, तो उसे हम यूज टू से एक्सप्रेस करते हैं। तो ठीक है, माई फादर यूज टू गो, क्या के लिए? फॉर अ वॉक, है ना। ओके, गो फॉर अ वॉक बोलते, चलो टहलने चलते हैं। कब जाते थे? हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। तो आई थिंक नो एरर, यहाँ तो कोई एरर है नहीं, सब कुछ ठीक है। इफ़ टुमारो इज डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे, इफ़ टुमारो इज डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे वी शैल गो टू अ पिकनिक। If tomorrow is declared a holiday, we shall go to a picnic. Okay, fine. Tomorrow is fine. Okay, is के बाद verb की थर्ड फॉर्म आएगी, because holiday is declared by someone, so passive voice की स्ट्रक्चर जैसे लग रही है तो past tense ही होगी। अगर कल छुट्टी दे दी जाती है तो we shall go, तो हम जाएंगे, क्योंकि छुट्टी दी नहीं ना, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। we shall go, shall के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म करेक्ट है। देखिए we shall go, अगर आप पिकनिक के लिए जाते हैं तो हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं जी, हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। We shall go for a picnic. So बहुत ही आसान सा सवाल था, अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज अ केस ऑफ प्रीपोजिशन। इफ टुमारो इज डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे वी शैल गो फॉर अ पिकनिक। ओके, द CBI court sentenced 4 people including a government servant to 4.5 years imprisonment for illegally procuring contracts from Delhi Jal Board, caused a huge loss to the exchequer. तो अगर आप इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। ये RRB PO 2018 में काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए थोड़ा बहुत ही बोरिंग टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड है ना। ये फैक्चुअल बेस्ड है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके लिए। तो आप देखें, सेंटेंस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें यूज़ किया है हमने, है ना, यानी कि सज़ा दी गई है। हम PGS को पहले देखेंगे। सब्जेक्ट है CBI कोर्ट, ओके, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हो गई है हमारे यहाँ पे। कॉज्ड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ किया, यहाँ भी सही है, यानी कि हमारा जो PGS है, हम टेंस को देखें तो बिल्कुल सही हो रहा है। गलती क्या है? द CBI court sentenced 4 people including a government servant to 4.5 years imprisonment for illegally procuring contracts from Delhi Jal Board, cause। जी हाँ, यहाँ पे जो PGS के इस्तेमाल कर रहे थे, एक्चुअली यहाँ पे कॉज्ड का इस्तेमाल गलत किया गया है। हमें यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की ज़रूरत है, यानी यहाँ जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो सही आंसर होगा वो होगा कॉजिंग। यानी काफ़ी लंबे समय से एक्सचेकर को इस कारण से लॉस हो रहा था, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली जल बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट लेते आ रहे थे और इससे एक्सचेकर को काफ़ी लॉस हो रहा था। कॉज्ड से पास्ट पार्टिसिपल से ये सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, ये मीनिंगलेस है। हमारा आंसर क्या होगा? कॉजिंग। आप सेंटेंस को पढ़े दोबारा, कॉजिंग अ ह्यूज लॉस टू द एक्सचेकर, बिल्कुल सही है। आगे देखें, द USA, ये एक यूनाइटेड नेशंस होता है, जैसे कि UK हुआ, USA हुआ, UAE हुआ। इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, सही है। एम के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही है। सो द USA इज एमिंग एट डबल इट्स बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, ओके, ट्रेड विद सम कंट्री, ये भी सही है। कब तक? 2015 तक। तो फ्यूचर में किसी समय तक हम ऐसा करेंगे तो हम उस टाइम फ्रेम को 22 से एक्सप्रेस करते हैं।
लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है एम एट, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशंस हम लगाते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे द USA इज़ एम एट के साथ हम यहाँ पे जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे डबल का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस गलत है। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डबलिंग। द USA इज एमिंग एट डबलिंग इट्स बायलैटरल ट्रेड विथ इंडिया। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। देखते हैं आज के सीरीज़ का ये आखिरी 20वां सवाल, जो कि RRB PO 2018 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से लिया गया है। कोशिश करें, मैं आपको समझ देता हूँ इसे सॉल्व करने की, और इस अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इनडायरेक्टली मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। द ग्रोइंग कोऑपरेशन, ये हुआ हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट। किसके बीच बिटवीन इस्तेमाल करते हैं? टू पर्सन और थिंग्स के लिए। तो यहाँ टू कंट्रीज है, इंडिया एंड UK, तो ठीक है। अगर दो से ज़्यादा होता तो हम एमंग का इस्तेमाल करते प्रीपोजिशन। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? द ग्रोइंग कोऑपरेशन, सिंगुलर है, याद रखिएगा, मैं बार बार एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, सही है। हैज़ बीन मैनिफेस्टेड, ओके, इन ऑल, या सॉरी यहाँ पे ऑल है, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर पहलुओं में, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, कल्चर हो या लैंग्वेज हो। क्या गलती है? मैंने अभी आपको कहा था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स होते हैं, जो कई सारे राज्यों को मिला के कंट्री बनता है, जैसे कि दी USA, दी UAE, उसी तर्ज पे बोला जाता है UK, यानी यहाँ पे होगा दी UK। जी हाँ, सही जवाब क्या होगा? UK के पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का स्पॉटिंग एरर पार्ट 4, जहाँ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एप्लीकेशन का शानदार तरीके से सीख रहे हैं। आई होप आपको, अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और जितने भी नए वीडियो में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई होप आपको मेरे आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दे रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। ऐसे सीरीज़ और भी आएंगे, और ऐसे अब न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस भी मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि आने वाले SBI, IBPS और RRB के एग्ज़ाम्स में आप बेहतर परफॉर्म कर सके। जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आप बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आपको मिल सके। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।